नमस्कार, मैं वीके सिंह। आज फिर से हम इन्फ्लेशन के दूसरे सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पिछले सेशन में इन्फ्लेशन की दो टाइप्स बताई थी। एक हमने कहा था कि ट्रेडिशनल इन्फ्लेशन के तौर पर था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। और दूसरा जो हमने टाइप आफ्टर 1950s के बाद जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, उसको हमने कहा था कीमत जन्य मुद्रास्फीति या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के तौर पर कहा था। तो आज हम इसी सेक्शन को शुरू करेंगे, कीमत जन्य मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमें स्टार्ट करना है और उसमें हमने सिंपल सा आपको एक डिफिनीशन भी डिस्कस किया था। उसमें हमने डिफिनीशन में यह कहा था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होगा, जब प्राइस ऑफ गुड्स ड्यू टू फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हमने कहा था कीमत जन्य मुद्रास्फीति। हमने कहा कि जब प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विसेज, हमने गुड्स या सर्विस दोनों की बात होगी, यदि वस्तुओं की कीमत या सेवा का कीमत उसकी फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण, बस फैक्टर कॉस्ट चाहे वो लागत मूल्य के तौर पर कहें, लागत मूल्य में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रॉ मटेरियल के तौर पर है, चाहे वो आपका लेबर के तौर पर उसमें यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशंस के तौर पर यूज किया जा रहा है, जो भी चीजें हैं, यदि इनके आधार पर मजदूरी बढ़ने के कारण, बिजली की कीमत बढ़ने के कारण, बिजली की खपत बढ़ने के कारण, वाटर के कंजम्पशन के बढ़ने के कारण, रेंट इंक्रीज हो जाने के कारण, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज इंक्रीज हो जाने के कारण, या फिर कच्चे माल की आपूर्ति के समय उसके मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण यदि कीमत बढ़ती है, तो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं या कीमत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। यहां पर हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को 7 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, मजदूरी जन्य मुद्रास्फीति। मजदूरी जन्य मुद्रास्फीति क्या है? कोई भी वस्तु की जो कीमत निर्धारित होती है वो 3 फैक्टर्स पर निर्धारित होती है। एक तो उसके प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट, दूसरा होता है प्रॉफिट जो भी उसमें इन्वेस्टर्स लेना चाह रहा है या ले रहा है, और तीसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कोई भी वस्तु की कीमत है तो उसमें रॉ मटेरियल लगा हुआ है, प्लस साथ में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, प्लस साथ में टैक्सेस। अब जो रॉ मटेरियल का फैक्टर कॉस्ट जो जुड़ा हुआ है, उसी में क्या है, हमने वहां पर अभी फैक्टर कॉस्ट को डिफाइन किया, तो उसमें हमने कहा कि उसमें क्या क्या होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल की कीमत है, या फिर मजदूरी की कीमत है, या फिर अदर एक्सपेंसेस हैं। तो यदि मजदूरी की कीमत इंक्रीज हो जाए तो जाहिर सी बात है कि लागत मूल्य भी बढ़ जाएगा, और यदि लागत मूल्य बढ़ता है तो कीमत बढ़ जाएगी, और यदि कीमत इंक्रीज हो रही है तो इन्फ्लेशन जनरेट हो रहा है। मतलब यदि मजदूरी बढ़ने के कारण वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम मजदूरी जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप हमने कहा कि प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन मतलब लाभजन्य मुद्रास्फीति। लाभजन्य मुद्रास्फीति है तो यहां पर भी फिर सिंपल सा वही डिफिनीशन आ गई हमारी कि प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, प्रॉफिट है और टैक्सेस है। अब यहां पर भी यदि प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं किसी गुड्स पर, मान लीजिए 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था कंपनी को, 2 रुपए से इंक्रीज करके उसने 5 रुपीज का अपना प्रॉफिट उसमें बना लिया, या उसने अपना 5 रुपीज का जो है प्रॉफिट जनरेट करने का उसने सोचना शुरू कर दिया और 5 रुपीज का उसने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, तो कीमत
जाहिर सी बात है कि 3 रुपए इंक्रीज हो जाएगी। और यदि कीमत 3 रुपए इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गई तो इन्फ्लेशन जनरेट हो गया। क्योंकि इन्फ्लेशन में हमने डिफिनीशन में ही कहा है कि क्या कहा है कि प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज इज इन्फ्लेशन। यदि वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है तो वही मुद्रास्फीति है। और ये प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो कीमत बढ़ रही है, और ये कीमत बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि मुद्रास्फीति मार्केट में जनरेट हो रही है। वहां पर मुद्रास्फीति उसको जो होगी उसको हम कहेंगे लाभजन्य मुद्रास्फीति या फिर प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। हाँ, तो सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप, तीसरे तरह का इन्फ्लेशन होता है जिसको हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है? जब मार्केट में किसी वस्तु की सप्लाई कम हो जाती है, जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका कम हो गया, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमारे पास रास्ता ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करें। और यदि हमने अंतरराष्ट्रीय मार्केट से किसी वस्तु को इंपोर्ट किया और उसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ज्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमत आपके देश में भी इंपोर्ट होने के बाद वहां पर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगी। और यदि इस तरह से वस्तुओं की कीमत इंक्रीज होती है, किसी वस्तु के आयात करने से यदि उसकी कीमत इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं या फिर जो है आयातित मुद्रा स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है कोर इन्फ्लेशन। एक्चुअल में कोर इन्फ्लेशन इंडिया में 1981 के लगभग एक थे विमल जलान, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। और ऑटो स्कैन थे, इन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट दिया था। और इसको एक्सप्लेन करना है तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। एक तो होते हैं टेम्परेरी फैक्टर और दूसरे होते हैं परमानेंट फैक्टर। इन्फ्लेशन के लिए दो फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, एक होंगे अस्थायी कारक और दूसरे होंगे स्थायी कारक। टेम्परेरी फैक्टर्स कौन से हैं? टेम्परेरी फैक्टर्स जिसके बारे में हम पहले से प्रिडिक्ट न कर सकें और उस कारण से मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जा रही है तो वो हमारे टेम्परेरी फैक्टर हैं। एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल वार हो गया। क्या है ये? टेम्परेरी फैक्टर। कोरोना की समस्या आ गई, टेम्परेरी फैक्टर है। एक स्थिति ऐसी आएगी, खत्म होगा, उसके बाद फिर से क्लाइमेटिक डिजास्टर्स कोई हो गया, टेम्परेरी फैक्टर है। इन स्थितियों में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत भी इंक्रीज होने की संभावना होती है, यहां पर भी इन्फ्लेशन जनरेट होगा, लेकिन वो इन्फ्लेशन कैसा होगा? वो टेम्परेरी होगा, टेम्परेरी फैक्टर से वो जनरेट हो रहा है। दूसरा क्या है? परमानेंट फैक्टर। परमानेंट फैक्टर कौन से हैं? जो अभी हम कह रहे थे, चाहे वो वेज के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो प्रॉफिट के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट के कारण हो रहा हो। वेज, फैक्टर कॉस्ट या फिर प्रॉफिट के कारण यदि इन्फ्लेशन जनरेट होता है तो उसको हम कहते हैं परमानेंट फैक्टर। और किसी टेम्परेरी रीजन से जो है, एक्सटर्नल वार की कंडीशन हो गई, क्लाइमेटिक डिजास्टर्स की हो गई, कोई पेंडेमिक डिजीज वगैरह स्प्रेड हो गई, उस कारण से ये जनरेट होती है तो उसको हम कहते हैं परमानेंट फैक्टर। और इन दो फैक्टर्स के कारण यदि इन्फ्लेशन जनरेट हो रहा है और उनमें से जो परमानेंट फैक्टर है उसको हम कोर इन्फ्लेशन का हिस्सा रखते हैं। परमानेंट फैक्टर्स की जो
थ्रू जो इन्फ्लेशन जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करने के लिए विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। क्योंकि टेम्परेरी तौर पर आज मान लीजिए कोरोना के कारण बस महंगाई जनरेट हो रही है, तो वो जो है कोई निश्चित नहीं है। आज नहीं तो कल वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, और वो समस्या सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद फिर से प्राइस लगभग वही रहेंगे। आज यदि आपको गवर्नमेंट सप्लाई करवा रही है, गलियों में जो है वेजिटेबल्स सेल किए जा रहे हैं, तो कीमत वहां पर जो है 10 रुपए 5 रुपए उसको इंक्रीज करके दिया जा रहा है। वो हमारा जो है परमानेंट फैक्टर इन्फ्लेशन का नहीं है, वो क्या है, टेम्परेरी फैक्टर है। और परमानेंट फैक्टर्स जो होते हैं उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने का काम करती है। और इस परमानेंट फैक्टर के थ्रू जो इन्फ्लेशन जनरेट होता है उसको एक वर्ड और भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन जो बेसिक प्राइस के फैक्टर्स हैं उनमें यदि इंक्रीज हो रहा है, और उस तरह से जो इन्फ्लेशन सारे ओवरऑल जो जनरेट होता है उसको हम कोर इन्फ्लेशन के तौर पर कहते हैं। नेक्स्ट है हिडन इन्फ्लेशन, छिपी हुई मुद्रास्फीति। छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या है? जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, उसको हम छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जो प्रत्यक्ष तौर पर हमें न दिखे लेकिन वस्तुओं की कीमत बढ़ रही हो, उसको हिडन इन्फ्लेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल सा कुरकुरे का पैकेट ले लीजिए, 100 ग्राम का मान लीजिए कुरकुरे का पैकेट है, 10 रुपए का दे रहे हैं। कल कंपनी 100 ग्राम की जगह पर 90 ग्राम कर दें और प्राइस वही 10 रुपए का। क्योंकि ऐसी गुड्स क्वांटिटी के बेस पर नहीं देखी जाती, वो पैकेट की प्राइस के बेस पर देखे जाते हैं। पैकेट की प्राइस 10 रुपए का, आप सिंपल सा शॉप पर जाते हैं, 10 रुपए वाला पैकेट दे देना, उसने 10 रुपए का पैकेट पकड़ा दिया। आप उसमें क्वांटिटी मान लीजिए पहले 100 ग्राम था, अब 90 ग्राम। पहले आप 100 ग्राम लेस के पैकेट की कीमत ये 10 रुपए दे रहे थे, आज ये 90 ग्राम लेस के पैकेट का कीमत ये 10 रुपए दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन जनरेट हो गई, प्राइस ऑफ गुड्स वो इंक्रीज हो गया, परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो डिक्रीज हो गई। पहले 10 रुपए के खरीदने की क्षमता कितनी थी? 100 ग्राम लेस के पैकेट को जो है, अब 10 रुपए की क्षमता क्या है? 90 ग्राम पैकेट को परचेज करने का जो है। इसके मतलब क्या है? इन्फ्लेशन जनरेट हो गई, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज हो गई। दिस इज हिडन इन्फ्लेशन, यह छिपी हुई मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट है शू लेदर इन्फ्लेशन। शू लेदर इन्फ्लेशन, या फिर इसी को हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, हिंदी में कहा जाता है चमरौधा इन्फ्लेशन। ये एक टर्म के तौर पर दिया गया है और इसको सिलर ने दिया था 1996 में। 1996 में सिलर ने शू लेदर इन्फ्लेशन एक टर्म दिया। उन्होंने कहा कि वस्तुओं की कीमत सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स पर ही नहीं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स होते हैं जिन पर निर्भर करती है। वो हिडन फैक्टर्स क्या हैं? वस्तुओं की जब कीमत इंक्रीज होगी तो लोग अपनी सेविंग पर डिपेंड करने लगेंगे, और यदि अपनी सेविंग पर डिपेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस कंडीशन में उन्हें बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बैंक के चक्कर लगाने हैं मतलब पहले वो जो भी बैंक से पैसे अपने निकाल के लाए थे, खर्च हो गए, फिर दोबारा बैंक गए, बैंक से फिर विड्रॉल किया, फिर घर पर आए, अपना कुछ दिन चला, फिर उसके बाद खर्च हो गया, फिर बैंक गए। इस चक्कर में क्या हो रहा है? एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है उनका। टाइम की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जिस टाइम पर वो कहीं अपना इन्वेस्ट करते, कहीं पर किसी चीज को जो है जनरेट करने में करते, कुछ प्रोडक्टिव वर्क में लगाते, वो टाइम उनका कहां चला गया? आने जाने में चला गया। इसके अलावा बैंक के चक्कर लगाएंगे तो फ्यूल भी लगेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी हो रहा है। ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा आप कह सकते हैं कि पैदल होकर के चले जाएं, पैदल होकर के भी जा सकते हैं, वहां पर भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। आपकी एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है, आपको भूख ज्यादा लगेगी। हिडन इकोनॉमिक्स में हर फैक्टर्स पर ध्यान देना है, वो भी तो आपका कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस तो है, चाहे आप फ्यूल के तौर पर कहीं पर भी खर्च कर रहे हैं, या फिर आप जब बैंक के चक्कर लगा रहे हैं तो शिलर महोदय का कहना है कि उस चक्कर लगाने में पर्सन के जूते घिस जाते हैं, और इस घिस जाने से
भी जो है फैक्टर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसीलिए उन्होंने इसको सू लेदर इन्फ्लेशन का नाम दे रखा है, जिसको हम चमरौधा इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल क्या है? सिंपल सा, यदि हम स्पाइरल की बात करें तो इसमें क्या होता है, ड्रॉ, सिंपल सा, यदि क्या कहते हैं कि उसमें हम कह लें कि कोई कमांड चेक, एक सेकंड, आपको एक ग्राफ ट्रेस करना चाह रहा था, वो ग्राफ हो नहीं पा रहा है, यहां पर कर्सर नहीं मूव कर पा रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो हम वेज प्राइस स्पाइरल पर कह रहे थे, उसमें मैं सोच रहा था कि ग्राफ प्लॉट हो जाता, वो नहीं हो पा रहा है। तो सिंपल सा, वेज प्राइस स्पाइरल में यदि हम इसको एक साइकिल के तौर पर देखते हैं, और उस साइकिल में कैसे 4 फैक्टर्स होते हैं। सिंपल सा, जैसे हम एक फैक्टर की बात करें, प्राइस ऑफ गुड्स के, प्राइस ऑफ गुड्स से क्या क्या डिपेंड करता है। यदि प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज करेगी, मान लीजिए एक सर्कल हम ट्रेस कर लें और इसमें एक जगह पर हम एक एरो बना दें और कहते हैं कि यहां पर प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज करते हैं। यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर एक्सपेंस भी बढ़ेगा। मान लीजिए कि 100 रुपए की वस्तु थी, यदि 150 रुपए लगने लगे तो आगे क्या होगा, फिर लोग भी जो है क्या कहते हैं 150 की जगह पर उनका जो खर्चा है वो 150 रुपए का होने लगेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग वो इंक्रीज हो जाएगी। वस्तुओं की यदि कीमत बढ़ेगी तो हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए, हम जिस स्तर पर हैं उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी जो है लागत मूल्य भी वो इंक्रीज करेगा। यदि हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए लागत मूल्य बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है हम मजदूरी भी बढ़ा देंगे। सिंपल सा, हम अपनी एग्जांपल की बात करें, यदि प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज होती है, यदि हमारे बिल्डिंग का रेंट इंक्रीज होता है, ब्रॉडबैंड की कॉस्ट इंक्रीज होती है, टीचर की सैलरी इंक्रीज होती है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी। और प्राइस बढ़ेगी तो नॉर्मल क्या होगा, मान लीजिए ब्रॉडबैंड की कीमत बढ़ गई तो हमें इस चीज को मेंटेन रखने के लिए भी, हमें भी अपनी जो है स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए, हमें मार्केट में अपने रहने सहन के स्तर को मेंटेन रखने के लिए, मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं कि कोचिंग से मटेरियल जो है उसकी कीमत इंक्रीज हो, कोई मार्केट में गुड्स इंक्रीज हो रही है, पेट्रोल की या डीजल की कीमत 70 रुपए से बढ़ करके जो है 80-85 रुपए हो रहा है, या फिर हमें दिल्ली से भोपाल मूव करने के लिए
एयरपोर्ट की फ्लाइट का चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? कहां से आएगा? हम अपनी जेब से नहीं देंगे, उसका हम क्या करेंगे? अपनी मजदूरी बढ़ा देंगे। हमारी जो है मजदूरी जो है, हम कह सकते हैं कि सिंपल सा, ये प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज होती है तो लोगों का आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में खर्चा इंक्रीज होगा, और ये खर्चा मेंटेन करना है तो हमें अपनी मजदूरी बढ़ानी होगी, और ये मजदूरी बढ़ती है तो फिर से कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, वस्तुओं की कीमत इंक्रीज कर जाएगी, और ये वस्तुओं की कीमत इंक्रीज हो गई तो प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज हो गई। तो मतलब ये साल दर साल, मतलब लगातार ये इंक्रीज करता जाता है। इसी को हम स्पाइरल कहते हैं या दुष्चक्र कहते हैं। इसी को मुद्रास्फीति का दुष्चक्र का नाम दिया जाता है। मतलब इसी को एक टर्म और भी कहा जाता है, वेज प्राइस स्पाइरल, मजदूरी कीमत दुष्चक्र। और इसमें यदि इन्फ्लेशन एक बार उलझ गया तो वो फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट होने पाए, और ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट उसमें किया जाए। जो स्पाइरल बना हुआ है वो हम बाहर से कुछ इन्वेस्ट कर दे, गवर्नमेंट यदि उसमें फैक्ट्रीज या उसमें कुछ सब्सिडी के तौर पर दे दे, तो जाहिर सी बात है प्राइस वहीं पर मेंटेन हो जाएगा। यदि वहीं पर मेंटेन हो जाएगा तो हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, हम उसी पर सेटिस्फाई रहेंगे, तो मजदूरी भी वही रहेगी और आगे कॉस्ट भी वही रहेगी, और उसमें उसी चीज़ में जो है प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा, और आगे जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो बच जाएगी। जो है वहीं पर जो है कुछ समय बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट बाहर भी की जा सकती है। इसलिए इकोनॉमिक्स अक्सर ये कहते हैं कि वेज प्राइस स्पाइरल की कंडीशन में एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। आपने सुना होगा कि ये भी कहा जाता है, नर्क्स ने, इकोनॉमिस्ट नर्क्स हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी कंट्री गरीब है क्योंकि वो गरीब है। कोई भी कंट्री गरीब है क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि वो खुद फंसे रहते हैं इसी वेज प्राइस स्पाइरल में, वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उनको यदि इससे बाहर निकालना है तो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट दे दो, तो अपने आप जो है ये सारी चीज़ें जो है फेवरेबल हो जाएंगी। ये था पूरा टाइप ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कीमत जन्य मुद्रास्फीति। अगला सेशन हम बाद में करेंगे।